हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का स्वागत है हमारे पार्ट 8 डिस्कशन में रिगार्डिंग दी एमसीक्यूज रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। और आज जो एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मेनी ऑफ दीज एमसीक्यूज दे आर रिलेटेड टू द कांसेप्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस से जुड़े कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, अलग अलग अकाउंट्स जिससे हमें डील करना पड़ता है इन आर डेली अकाउंटिंग, उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। Question number 1 says, what will be debited in the rectification entry if the rent paid rupees 2000 was wrongly shown as payment to the landlord in the cash book? So cash book के अंदर रिकॉर्डिंग की गई है ट्रांजैक्शन की, और ये ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड हुई है। क्या गलती हुई है यहाँ पर? रेंट पे किया गया था 2000 रुपए का, तो अमाउंट हमें पता चल गया है, और ये रेंट पे जो किया इसको रॉन्गली हमने ऐसे शो किया कि हमने लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दी है। तो जब भी हम रेंट पे करते हैं तो उसको हम लोग रेंट अकाउंट के साथ एसोसिएट करते हैं, ना कि एज अ पेमेंट। ठीक है, अगर आप पेमेंट करोगे किसी पर्सन को तो यूजुअली वो पेमेंट क्या मानी जाती है कि हमने किसी पर्टिकुलर गुड्स को या सर्विस को उनसे खरीदा और फिर उसकी पेमेंट की है। लेकिन रेंट को हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, राइट। अब एक्चुअल में कौन सा अकाउंट जो है उसको यहाँ पर डेबिट किया जाना था? कैश बुक में क्या उन्होंने दिखाया है? उन्होंने ये दिखाया कि जो लैंडलॉर्ड है, पर्सनली लेट्स से इस लैंडलॉर्ड का नाम है मिस्टर ए, तो उन्होंने क्या दिखाया कि डेबिट कर दिया गया है ए के अकाउंट को और क्रेडिट कर दिया गया है कैश को, राइट। लेकिन असल में जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था वो कौन सा अकाउंट होना चाहिए था डेबिट? रेंट अकाउंट, बिकॉज रेंट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सेपरेट अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हमारी ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई। हमारा जो अकाउंट था लैंडलॉर्ड का, इसको हमें डेबिट किया 2000 से और कैश को क्रेडिट किया 2000 से। ये रॉन्ग एंट्री है। करेक्ट एंट्री क्या होती कि रेंट को डेबिट करते 2000 से और कैश को क्रेडिट करते 2000 से। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब अगर हम इसी ट्रांजैक्शन की रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाने चाहेंगे तो वो अकाउंट की एंट्री कैसे बनेगी? हम रेंट के अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2000 से और लैंडलॉर्ड के अकाउंट को 2000 से यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्रेडिट भी हो गया, वहां डेबिट हुआ था, तो ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है वो नलीफाई हो जाएगी और राइट अकाउंट जो है रेंट का वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Sale of old machinery recorded as sales. This is an example of what kind of error? ओल्ड मशीनरी जिसको आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो उसको आपने सेल कर दिया, लेकिन ये सेल्स नहीं मानी जाती। सेल्स क्या होता है? सेल्स आर दोस गुड्स एंड सर्विसेज विच यू प्रोड्यूस और उसको सेल करके आप इनकम जनरेट करते हो। यहां पर जो मशीनरी थी इसको आपने पहले परचेज किया था। इस मशीनरी को जितने प्राइस में आपने परचेज किया था उससे कम प्राइस में जाकर के आप बेचा होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई होगी, इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे कि ये सेल्स का हिस्सा है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो एरर होगा ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ ओमिशन है या कॉम्पेंसेटिंग एरर है। दिस इज बेसिकली एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? जब आप कोई अकाउंटिंग कंसेप्ट उसको वायलेट कर रहे हो तो वो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल बन जाता है। एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कंसेप्ट को आपने वायलेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने सेल्स के तौर पर से रिकॉर्ड किया जबकि हमें उसे दूसरे अकाउंट के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहिए था। अब यहाँ अगर एरर ऑफ कमीशन देखें तो कमीशन का एरर नहीं है, ये ओमिशन कुछ मिसिंग आपसे नहीं हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन आपने मिस नहीं की है। ये कॉम्पनसेटिंग एरर भी नहीं है जहां पर आपने राइट अमाउंट को अलग अलग अकाउंट्स के अंदर जो है क्रेडिट डेबिट कर दिया हो तो इफेक्ट्स नलीफाई हो गए हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओल्ड मशीनरी शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज सेल्स एंड द मशीनरी अकाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, जो उसका ओरिजिनल अकाउंट आपने क्रिएट किया होगा। एंड दिस देयरफॉर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल बिकॉज आपने अमाउंट सही यूज किया, आपने क्रेडिट डेबिट जो है वो सही यूज किया, लेकिन गलत अकाउंट में आपने जाकर के जो है क्रेडिट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? Compensating error is not disclosed by a trial balance. That is why we call it a compensating error, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में सारे एरर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। खास तौर पे जो compensating errors होते हैं they are not found during the trial balance. रेक्टिफाइंग एंट्रीज आर पास्ड इन जर्नल प्रॉपर। जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनती है वो जर्नल प्रॉपर में पास की जाती है, बिल्कुल ठीक है। सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड टू बैलेंस द ट्रायल बैलेंस। यस, जो भी अमाउंट्स हमारे गलत अकाउंट्स में चले गए हैं, गलत क्रेडिट डेबिट हो गया है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए जब हम एंट्रीज बनाते हैं तो वहां एक अकाउंट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, द रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अब देखिए, जो रॉन्ग कास्टिंग है सब्सिडियरी बुक्स की वो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रायल बैलेंस को आपकी रॉन्ग कास्टिंग बिल्कुल इफेक्ट करेगी, क्योंकि कास्टिंग का मतलब क्या होता है? आप टोटलिंग कर रहे हैं, और अगर टोटलिंग के अंदर गलती हो जाएगी तो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। तो ये डज नॉट नहीं आना चाहिए। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट सही है, ट्रायल बैलेंस में आपका जो कॉम्पनसेटिंग एरर नहीं मिलेगा, जर्नल प्रॉपर में उसको रेक्टिफाइंग एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी और सस्पेंस अकाउंट हमारा रेक्टिफाइंग एंट्रीज के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है,
सो ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर दे दिया है. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रायल बैलेंस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. कुछ क्वेश्चंस हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी कर लेते हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चंस. व्हिच इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद इनकम टैक्स. इनकम टैक्सेस से जुड़ी हुई प्रोविजंस कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिलती हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, 41, 19 और 33. स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा 12 नंबर का जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दैट डील्स विद इनकम टैक्सेस. ठीक है. हमारा 41 एएस जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो एग्रीकल्चरल उससे जुड़ा हुआ है. 19 इज एसोसिएटेड विद एम्प्लॉय बेनिफिट्स व्हिच आर गिवन बाय द कंपनी एंड अर्निंग्स पर शेयर को कैसे हम लोग डील करते हैं वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 33 है. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5. अब यहां पर मैचिंग करनी है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 20, 26 एंड 28 की, और किस ऑब्जेक्टिव के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसोसिएटेड है. एसेट इंपेयरमेंट, अर्निंग्स पर शेयर और इंटेंजिबल एसेट्स. सो ध्यान से इन सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखिए और मैच करके बताइए. और वीडियो को भले आप थोड़ा पॉज कर लीजिए, सोच के इसका आंसर दीजिएगा. करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 is related to earnings per share. Accounting standard 26 with intangible assets and 28 accounting standard with impairment of assets, and therefore A option is the right answer. Next question number 6. Accounting standard 2, 10 and 15 related to accounting for fixed assets, valuation of inventories या employee benefits. Now you have to identify कि क्या correct matching यहाँ पर बनेगी. Again pause the video और देखिए कि क्या कौन सा accounting standard जो है वो किस particular objective के साथ associated है. करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इट डील्स विद इन्वेंटरी वैल्यूएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 विद फिक्स्ड एसेट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 विद एम्प्लॉय बेनिफिट्स. राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हिच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में जो वैल्यूएशंस होती हैं उसमें जो वॉलेटिलिटी होती है उसको अकाउंट करने के लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, नंबर 10, नंबर 7 और नंबर 11. आंसर इज वेरी सिंपल. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11. वहां पर हम लोग प्रिंसिपल इशू की बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर द फॉरेन ऑपरेशंस. तो जो भी फॉरेन ऑपरेशंस में आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, फॉरेन करेंसी में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, कौन सा एक्सचेंज रेट वहां पर आप यूज करेंगे और किस तरीके से आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, सारी प्रोविजंस आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में मिलती है. जो 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ डील करता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है और कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करता है आपका थर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. राइट. नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following statement is incorrect? गलत स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पे? Additional guidance given in Indian accounting standards over and above what is given in IFRS is termed as carve-in. क्योंकि हमारे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आईएफआरएस के साथ काफी ज्यादा जो है हमने उसको सिमिलैरिटी देने की कोशिश की है, लेकिन आईएफआरएस के एडिशन में हम अपनी इंडियन सिचुएशंस, इंडियन सिनेरियोस को ध्यान में रखते हुए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर तब्दीली भी करते हैं, चेंजेस भी करते हैं. तो ये जो गाइडेंस है जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में है विच इज अबव द गाइडेंस गिवन इन द आईएफआरएस, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्विन. ये यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 है. Second, differences that are in deviation to the accounting principles and practices stated in IFRS are commonly known as carve out. क्योंकि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो IFRS के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से अलग हैं यानी कि बिल्कुल डेविएट कर रही हैं. IFRS में कुछ और बात कही गई है, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ और बात है. तो ये जो डिफरेंसेस हैं इनको हम क्या बोलेंगे? कार्व आउट्स. The government of India, in consultation with the ICAI, decided to converge and not to adopt IFRS issued by the IASB. कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, उन्होंने IASB से जो इशू हुए थे IFRS उनको इंडिया के अंदर नहीं अडॉप्ट करना है, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया इन कंसल्टेशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. अब गलत स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ध्यान से हम देखेंगे तो कोई स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत नहीं है. क्यों गलत नहीं है? यहाँ पे पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही बता रही है. कार्विन का मतलब वो चीजें जो हमारे आईएफआरएस के साथ जो सिमिलैरिटी है उसके ऊपर जो चीजें हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है दैट इज कार्विन. कार्व आउट्स वो चीजें हैं जो हमारे आईएफआरएस के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं, आईएफआरएस में जो गाइडेंस दी गई है उससे डेविएट करती हैं. एंड थर्ड थिंग इज कि गवर्नमेंट ने आईसीआई से कंसल्ट किया और उन्होंने देखा कि हम सीधा सीधा आईएफआरएस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम सीधा आईएफआरएस को इंडिया के अंदर नहीं लाएंगे, हम आईएफआरएस के बेस पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे और इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ कार्विन्स कार्व आउट्स होंगे जो इंडियन सिचुएशन को ध्यान में रख करके हम लोगों ने डिजाइन किए हैं. राइट. सो सर्टेन चेंजेस दे हैव बीन मेड कंसीडरिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द इंडियन सिचुएशन एंड दैट इज व्हाई हम सीधा आईएफआरएस से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को. क्लियर हो गया है? सो दैट इज व्हाई ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन आर 1 2 3 वेरी मच करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Match the following. Accounting standard 9, 10, 12, 13
एंड किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, पीपीई यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। वी हैव ऑलरेडी सीन पीपीई। पीपीई जो है वो हमारा किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ जुड़ा हुआ है? तो अगर हम आंसर्स यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को पीपीई से मैच किया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर ए। Accounting standard 9 with revenue recognition, accounting standard 10 with PPE, accounting standard 12 with accounting for government grants and investments के लिए हमारा accounting standard 13 है। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, 17, 18 को मैच कर दीजिए। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, सेगमेंट रिपोर्टिंग एंड बोरोइंग कॉस्ट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस नंबर के साथ कौन सा ऑब्जेक्टिव जुड़ा हुआ है, ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देने जा रहे हैं। एंड दिस वे इज अ वेरी गुड वे टू रिवाइज ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, चाहे वो पुराने हों चाहे वो इंडियस हों। इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, और इसको याद करने का, एमसीक्यू सॉल्व करने से बेटर तरीका कोई नहीं है। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू गिव इन दिस लेक्चर। इफ यू एंजॉयड द लेक्चर प्लीज डू लाइक द वीडियो, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज मत जाइएगा। और इसके साथ ही अगर आपके कोई भी सजेशंस, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपके डाउट्स हैं, यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap, और यू कैन कॉल अस एट 8146207241, राइट। सो कीप ऑन स्टडीइंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।